डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दिसंबर का दिन राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको यही बता दें कि इसी दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म भी हुआ था, जिन्हें किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। इसी वजह से इस दिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस बार का राष्ट्रीय किसान दिवस भी काफ़ी खास रहा और बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए गए। इसी संबंध में दिल्ली स्थित पूसा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां किसानों के साथ साथ वैज्ञानिकों ने भी हिस्सा लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। आज का कृषि विशेष इसी पर होगा, यानी राष्ट्रीय किसान दिवस को लेकर किस तरह का कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में कैसे किसानों के लिए एक नई राह निकली है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक किसान परिवार से थे। राजनीति में आने के बाद भी वो लगातार किसान हित में ही कार्य करते रहे। यही वजह है कि किसानों के बीच में काफी लोकप्रिय थे। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव में हुआ था। उस समय ये जगह क्रांति के लिए मशहूर मेरठ जिले में पड़ती थी। बाद में गाजियाबाद जिले का हिस्सा बना और आज ये हापुड़ जिले के अंतर्गत आता है। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म किसान परिवार में हुआ था। यही वजह है कि अन्नदाता के दर्द, उनकी तकलीफों और उनकी ज़रूरतों को वो कहीं बेहतर तरीके से समझते थे। उनकी नीतियों में भी ग्रामीण एवं कृषि विकास साफ नजर आता है। किसान हित में काम करने की वजह से ही उन्हें चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट्स का नाम दिया गया। 1946 में वे संसदीय सचिव भी बने। 1952 में चौधरी साहब डॉक्टर संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री रहे। 1960 में शिव गुप्ता जी के मंत्रिमंडल में गृह और कृषि मंत्री रहे। 1970 में यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे चौधरी साहब। साहूकारों से किसानों को राहत दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह ने ऋण मोचन विधेयक 1939 के निर्माण और इसे अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही भूमि जोत अधिनियम 1960 को लाने में भी उनका अच्छा योगदान रहा। इस अधिनियम का मकसद भूमि जोत की सीमा को कम करना था, ताकि इसे एक समान बनाया जा सके। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू किया था। बाद में पार्टी से मतभेद हो गया और 1967 में उन्हें कांग्रेस छोड़कर भारतीय लोक दल के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने किसानों के हित में बहुत सारे निर्णय लिए। जैसे बहुत पहले उन्होंने कृषि उत्पाद बाजार विधेयक 1937 में लागू करने की कोशिश की थी, जो पंजाब में 1940 में लागू हुआ। 1952 में उन्होंने जमींदारी उन्मूलन विधेयक लेकर आए, जिसके कारण 27,000 पटवारियों ने हड़ताल पर चले गए। लेकिन चौधरी साहब कभी अपने उससे डिगे नहीं। उन्होंने उनको सबको बर्खास्त किया और उनकी जगह लेखपाल की भर्ती की। चौधरी चरण सिंह को लिखने पढ़ने का शौक था। उनकी कलम में जमींदारी का उन्मूलन, कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्सरेट, भारत की गरीबी और उसका समाधान, किसान स्वामित्व या किसानों के लिए भूमि और श्रमिकों के लिए विभाजन की रोकथाम सहित प्रिवेशन ऑफ डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स बिलो अ सर्टेन मिनिमम जैसी कई किताबें निकली। किसान दिवस मनाने की शुरुआत 2001 से हुई थी। इस दिन कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, संगोष्ठियां होती हैं और किसान हित में किए गए चौधरी चरण सिंह के कामों को याद किया जाता है। साथ ही किसानों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि कैसे किसानों के उत्थान के लिए एफपीओ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और इस बात की चर्चा इस बार के राष्ट्रीय किसान दिवस के कार्यक्रम में भी की गई।
वो सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। इस बार के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय किसान दिवस की, जिसको लेकर राजधानी दिल्ली स्थित पूसा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खासतौर पर फोकस इसी बात पर रहा कि किसानों की आय में कैसे वृद्धि की जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में तभी हम वृद्धि कर पाएंगे या फिर किसानों को लाभ मिल पाएगा जब मिलजुल कर आगे बढ़ा जाएगा और खास तौर पर संगठन बनाकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर यह भी कहा गया कि किसान कैसे एफपीओ से जुड़े और नई तकनीक और योजनाओं तक अपनी पहुंच बनाएं। संगठन में शक्ति है। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। खास तौर से छोटे किसानों के लिए ये संगठन बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। एक एफपीओ में कई सौ किसान मिलकर एक कंपनी का गठन करते हैं और फिर खेती या उससे जुड़े कामों को अंजाम देते हैं। समूह में काम करने के कारण इनके पास बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे ये बाजार में अपने उत्पादों का मोल भाव करने की स्थिति में आ जाते हैं। हमारे किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब हम अपने उपयोग के लिए खाद, बीज, दवाई खरीदते हैं तो वो हम फुटकर में खरीदते हैं, खुदरे में खरीदते हैं, और जब अपना उत्पाद हम मंडी में बेचने के लिए जाते हैं तो उसको हम थोक में बेचते हैं। कंबाइन से धान कटा, ट्राली में भरा और ट्राली सीधे मंडी में चली गई, वहाँ पर बिक गई। और जब तक हम खुदरे में खरीद करेंगे और थोक में बेचेंगे, हमारा लाभ जो है नहीं बढ़ेगा। हमको जो अपनी कृषि की इकाई है उसको थोक में खरीदना है। थोक में खरीदने से कम दाम पे और अच्छी गुणवत्ता वाला इनपुट हमको मिलेगा, जो सीधे कंपनियों से एफपीओ के माध्यम से खरीदा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाजार भाव के आधार पर निगोशिएशन करके जब हमें बेचना हो तो हम रोक करके, जब अच्छा बाजार भाव हो उस समय हम बेचने के लिए बाजार में जा सकते हैं। तो खुदरे में बेचें और थोक में अपनी इकाई खरीदें, और एफपीओ का यह एक मूल मंत्र है। कई बातें आती हैं, जो कृषि उत्पादक संगठन हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो बीज उत्पादन की अगर हम बात करें तो अभी तक बहुत सारे राज्यों में किसानों के द्वारा उत्पादित बीज जो है, एफपीओ के द्वारा उत्पादित बीज, उसको राज्य सरकारों के द्वारा खरीद नहीं की जाती थी। और इस तरह से कुछ समस्याएं हम लोगों के सामने रखी गई। उत्तर प्रदेश से वहाँ पे कई कृषि उत्पादक संगठन बने जो बहुत अच्छी गुणवत्ता का बीज पैदा कर रहे हैं और उन्हीं मानकों के अनुसार बीज पैदा करते हैं जो राज्य सरकार की प्रमाणीकरण संस्था है, उन्हीं के द्वारा प्रमाणीकरण करवाते हैं। लेकिन वो बीज किसानों का, जो किसान उत्पादक संगठन के द्वारा उत्पादित है, राज्य सरकार के द्वारा नहीं लिया जा रहा था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी पहल की कि जो किसान उत्पादक संगठक बीज उत्पादन करेंगे, चाहे धान का हो, गेहूं का हो, उन सारे बीजों को राज्य सरकार खरीद करके और अपने माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराएगी। तो इससे उत्पादक संगठन जो हैं उनका हाथ बहुत मजबूत होगा। इस तरह की शुरुआत और राज्यों में होने की जरूरत है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरकार एफपीओ को खास बढ़ावा दे रही है। पूसा में राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर भी किसान उत्पादक संगठनों की अहमियत के बारे में बताया गया, बल्कि इस बार किसान दिवस की थीम में भी एफपीओ को शामिल किया गया। इस बार की थीम रही पूसा की तकनीकों द्वारा किसान उत्पादक संगठनों का सशक्तिकरण। सरकार ने जो 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है, उसमें अलग अलग एजेंसियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसी कड़ाई में नाबार्ड ने भी 2,000 से ज़्यादा एफपीओ का गठन किया है। हम पिछले 40 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में एसएफजीज, जीएफजीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, वाटरशेड डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट, ये सब हम ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं। और अब तक एफपीओस में हमने काफ़ी काम किया है। 2011 से हमारा एक फंड रहा है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड, जो केंद्रीय सरकार के एसोसिएशन के साथ हमने उसकी स्थापना की थी। और उसके अंतर्गत 2000 से ज़्यादा एफपीओस ऑल ओवर इंडिया हमने फॉर्म किया था
और उन्हें हमने स्ट्रेंथन किया था, और क्रेडिट लिंकेजेस प्लस उसकी बोर्ड मेंबरशिप, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब ट्रेनिंग, ये सब में हमने उनका सपोर्ट किया था। उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ के गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम शुरू करी जिसमें 10,000 FPOs 3 वर्षों में बनाने होते हैं। उसमें नाबार्ड के अलावा आला संस्थाएं भी हैं जैसे SFSC, NCDC, NAFED, सभी को सरकार ने कुछ नंबर्स दिए हैं, टारगेट दिए हैं कि इतने FPOs आपने करने हैं। उसी स्कीम के अंदर नाबार्ड ने भी अब तक 2,000 FPOs का गठन किया है। बहुत से FPO कम समय में काफ़ी तरक्की कर गए हैं। अचलाराम जाट राजस्थान के जैसलमेर से हैं। उन्होंने कुछ साल पहले ही किसान उत्पादक संगठन बनाया था। आज इनके साथ करीब 800 किसान जुड़े हैं। 5,20,000 से शुरू हुए FPO ने पिछले 9 महीने के भीतर 9 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है। अचलाराम को किसान दिवस के मौके पर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। पश्चिमी राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 30 किलोमीटर दूर में रहता हूँ और वहीं खेती करता हूँ। वहाँ हम लोग FPO चलाते हैं। हमने 2021 के अंदर FPO की शुरुआत की थी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि हमारे देश का किसान अपने पैरों पर खड़ा हो और किसान की आय दुगनी हो। उसी उद्देश्य को लेकर तो 10,000 FPO बनाने का सपना संयोजा था। उस सपने के अंतर्गत हमारे 10,000 FPO में से एक हमारा FPO का भी गठन करवाया था। इस FPO का गठन हमने 308 किसानों के सहयोग से किया था 21 अप्रैल 2021 को। उसके बाद में हमने आगे काम शुरू किया। आज हमारे 800 किसान इस FPO के सदस्य हैं और हमने 5,20,000 इक्विटी ग्रांट के सहयोग से जो FPO शुरू किया था, और आज इस वर्ष का हमारा जो टर्नओवर है, मतलब 9 महीने का टर्नओवर हमारा 9 करोड़ है। तो एक FPO किसान को सुदृढ़ बनाने में बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही कामयाब चीज़ है। आप सभी लोग अलग अलग FPO संगठन बनाकर शुरू करेंगे तो उसके अंदर जो कर्मचारी होगा वो भी किसान होगा। खाद बीज की दुकान होगी, उस पर नौकरी करेगा, उसको रोजगार मिलेगा। हर तरह से मतलब किसान को अच्छी तकनीकी मिलेगी। हर तरह से किसान को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पूसा में आयोजित राष्ट्रीय किसान दिवस कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि हमारे किसान नई तकनीक को दिल खोल कर अपनाएं और अपना बीज खुद तैयार करें। साथ ही छोटे किसान अच्छी कमाई के लिए धान, गेहूं और सरसों पर निर्भर न रहकर फलों, सब्जियों और फूलों की खेती करें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि के उन तरीकों के बारे में जिनमें कम लागत, कम समय और कम श्रम से भी ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। देखते रहे कृषि विशेष। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। कृषि विशेष में आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय किसान दिवस की, जिसको लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बदलते दौर के साथ साथ कृषि का तरीका भी बदल रहा है और आज के समय में हमारे किसान नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कृषि के ऐसे विकल्प तलाशे जा रहे हैं जिनमें कम लागत हो, कम मेहनत हो और साथ ही साथ कम समय लगे लेकिन आमदनी ज्यादा हो। इसी सिलसिले में कई विकल्पों पर इस कार्यक्रम में चर्चा की गई। उन्हीं में से 2 खास विषय रहे मधुमक्खी पालन और मशरूम फार्मिंग। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मशरूम उत्पादन भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। शहरी इलाकों में इसकी बढ़ती मांग ने किसानों का ध्यान आकर्षित किया है।
पढ़े लिखे युवाओं को मशरूम की खेती काफी लुभा रही है। ये बहुत कम जगह और कम समय में उत्पादन देने वाली फसल है। भारतीय किसानों के बीच बटन मशरूम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन सीजन के दौरान इसके दाम कम होने की समस्या आ जाती है। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छे दाम पाने के लिए ऑफ सीजन मशरूम उगानी चाहिए। देखेंगे सोनीपत पानीपत में जो है बटन मशरूम का प्रचलन बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बटन मशरूम हो जाता है कि मार्केट प्राइस जो है उसके हिसाब से कम मिलता है। तो थोड़ा सा इसको हम जो है ऑफ सीजन में लेते हैं तो उसमें मार्केट प्राइस हमको अच्छा मिलता है, क्योंकि बटन मशरूम ज़्यादा लोग विंटर में करते हैं और अगर राउंड द ईयर हम करते हैं तो बहुत सारे लोग इसमें जो है बीटेक करके आ रहे हैं, एमबीए करके भी कुछ लोग कर रहे हैं। आपके नजफगढ़ में एक लड़का है बहुत अच्छा करता है, आपके हापुड़ में त्यागी जी हैं, इधर पलवल में एक हम लोग किसान है वो भी मशरूम ऑफ सीजन कल्टीवेशन करते हैं। और सबसे बड़ी है कि कम जगह में आपको अच्छा से अच्छा मुनाफा जो है, अगर हम 3 से 4 फसल पूरे साल में हम लेते हैं तो कम से कम आप जो है 2.5 से 3 लाख रुपया नेट प्रॉफिट। दूसरी जो हमारी फार्म फैमिली है उनको रोजगार के रूप में भी आप करके ट्रेनिंग भी लोगों को दे सकते हैं, मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बीज भी उपलब्ध करा सकते हैं। आपको बता दें करीब 8 से 10 रुपया केजी उसका जो भूसे का मटेरियल है ट्रीटेड मिलता है रेडीमेड। जो उसका बीज है आपका 70 से 80 रुपये केजी जो है 1 केजी जो उसका सीड मिलता है। कि जो केसिन सॉइल है वो आपका 7 से लेकर 8 रुपये केजी का है। तो अगर 50 मीटर स्क्वायर एरिया में हम लगाते हैं तो कम से कम टोटल जो मटेरियल लगता है वो करीब 5500 किलोग्राम लगता है। और उससे एक बार में जो नेट प्रॉफिट 3 से 3.5 महीने में आपको करीब करीब मोर देन 1 लाख रुपये का होगा। खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करके भी अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है, बल्कि जिनके पास जमीन नहीं है वो भी शहद की मक्खियां पाल सकते हैं। मधुमक्खियों से फूलों का परागण होता है। जिस खेत के आसपास इन्हें पाला जा रहा हो वहां उत्पादन 15 से 20% तक बढ़ जाता है। कमाल की बात तो यह है कि मधुमक्खियां 25 करोड़ साल से धरती पर हैं, जबकि इंसान की उत्पत्ति 30 से 70 लाख साल पहले ही हुई थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में करीब 4 लाख मधुमक्खी पालक हैं और 25 से 40 लाख बक्से, जबकि सरकार का कहना है कि देश को 20 करोड़ बक्सों की जरूरत है। इसका मतलब हुआ कि भारत में मधुमक्खी पालन के लिए बहुत संभावनाएं हैं। जब हमारे पास 10,000 मधुमक्खी के बक्से होते हैं तो करीब 1500 लोगों को रोजगार मिलता है। अगर हमारे पास 20 करोड़ मधुमक्खी के बक्से अगर रहेंगे तो करीब 4 से 5 करोड़ लोगों को व्यवसाय मिलेगा। और हमारे हिंदुस्तान में जो हम हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते नहीं है, जैसे 35 से 40 जो ग्राम है वही एक व्यक्ति एक साल में खा पाता है। और जो यूरोपीय देश है वहाँ पे 1.5 से 2 किलो 5 किलो तक एक साल में एक आदमी खा लेता है। तो हमारे यहाँ डिमांड कम है और हिंदुस्तान में करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन का हनी का जो उत्पाद होता है और उसमें से 80,000 टन हम निर्यात करते हैं। लेकिन काफ़ी इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जाता है, जो 2015 से 2023 तक काफ़ी उत्पाद बढ़ा है। हम 2015 में 50,000 मीट्रिक टन तक के उत्पाद कर रहे थे, लेकिन अभी इस साल हमारा 1.5 लाख टन का हमने काफी उत्पादन किया है। शहद निर्यात में भारत के लिए संभावनाएं भरी पड़ी हैं। सरकार शहद उद्योग के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र बनाए जा रहे हैं। मधु परीक्षण प्रयोगशालाएं और कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, बाजार की समझ और वैज्ञानिक तरीकों से मधुमक्खी पालन के लिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार देश भर में 10,000 FPO तैयार कर रही है। इसमें से 100 FPO मधुमक्खी पालकों या शहद उत्पादकों के लिए है। कनाडा ऐसा देश है जहां पर कनोला, जो सरसों की एक किस्म है, गोभी सरसों, उसमें परागण के लिए मक्खियों के जो बॉक्स होते हैं उसकी बुकिंग एडवांस में होती है। 2 साल 3 साल पहले कर ली जाती है कि अगर हम कनोला के उत्पादक हैं, हम 500 एकड़ 1000 एकड़ में कनोला की किस्म लगा रहे हैं सरसों की, तो उसमें मक्खियों के कितने बॉक्स लगेंगे, कौन सी किस्म की मक्खी होगी, और उसके लिए बाकायदा किसान पैसा देते हैं मधुमक्खी पालकों को और बुकिंग करते हैं कि ये बॉक्स हमारे खेत में इतने बॉक्स लगाने हैं, इस किस्म की मक्खी होगी।
और उसके परागण से 15-20% उत्पादकता उसके वजह से बढ़ती है। अभी ये क्रम हमारे यहाँ उस दिशा में शुरू नहीं हुआ है। जो हमारा सरसों का क्षेत्र है, आप राजस्थान का, हरियाणा का, सदर्न हरियाणा का क्षेत्र है, अलवर है, ये सब सारे क्षेत्र में अब इस समय जाइए तो तमाम सब तरफ जो है आपके पीले फूल दिखेंगे। लेकिन उसमें मधुमक्खियों को बड़े संख्या में पालन करना, उनके द्वारा परागण को और बढ़ाना, ये व्यावसायिक स्तर पे नहीं शुरू हुआ है। उससे उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। उसी तरह से जब बाजरे की खेती होती है तो बाजरे में भी परागकण बहुत बनता है, और परागण जब होता है वैसे बाजरे में हवा के द्वारा परागण होता है, मक्खियों की भूमिका उसमें नहीं होती है। लेकिन परागकण इतने ज़्यादा बनते हैं कि अगर वहाँ पे भी हम मक्खियों की बी हाइव्स लगाएं तो उसका हमें फ़ायदा मिल सकता है। देश के प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पूसा कैंपस में ही पूसा एग्री कृषि हाट की स्थापना की गई है। यहाँ कृषि उद्यमियों के साथ साथ किसानों और कृषक महिलाओं को अपने ताज़ा और मूल्यवर्धित कृषि उत्पाद बेचने की सुविधा है। हाट में कुल 60 दुकानें हैं। किसान इन्हें किराए पर लेकर जैविक सब्जियां और दूध वगैरह बेच सकते हैं। अच्छी बात यह रही कि आज इस कार्यक्रम का आयोजन पूसा कृषि हाट में किया गया। यहाँ 60 दुकानें हैं। यहाँ उन किसानों को दुकानें दी गई हैं जो अपने पैरों पर अपने मेहनत से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाए हैं। खेती से एक कदम आगे निकल करके अपना मूल्य संवर्धन करके अपने उत्पाद को यहाँ रखे हैं, और यहाँ दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से बाज़ार के तरफ उसको जोड़ पा रहे हैं। तो आज ये दिवस बहुत सफल रूप से मनाया गया। मैं सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूँ कि इस अवसर पर यहाँ पूसा के प्रांगण में वो आए और कुछ नई चीज़ सीख करके गए। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि कृपया इसी तरह से पूसा के तकनीक को अपना करके समृद्धि की ओर आगे बढ़ें। एफपीओ हो, मशरूम हो, मधुमक्खी पालन हो या फिर कृषि हाट, इन सब का मकसद किसानों की आय बढ़ाना था। इस तरह हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय किसान दिवस कार्यक्रम का पूरा फोकस अन्नदाता की आय पर था। राष्ट्रीय किसान दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। सरकार ने भी विशेष तौर पर उन किसानों को न्योता दिया था जिन्होंने सरकार की एक आवाज पर एफपीओ के गठन को लेकर काफी तत्परता दिखाई। आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर किसानों की क्या राय है। खेती सिर्फ भोजन ही नहीं देती, बल्कि दूसरे बहुत से व्यवसायों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। इसीलिए खेती हमारी सोच से कहीं महत्वपूर्ण है और किसान कहीं महत्वपूर्ण इंसान। पूसा में राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर एफपीओ से जुड़े किसानों को ही आमंत्रित किया गया। 4 जिलों के किसानों को मुख्य रूप से न्योते दिए गए। इन जिलों में रेवाड़ी, नूह, पलवल और अलीगढ़ शामिल हैं। इसके अलावा बागपत और शामली से भी बड़ी संख्या में किसान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। जितेंद्र राणा और देवेंद्र राणा उत्तर प्रदेश के बागपत से ही आए हैं। किसान की जो आज स्थिति है इतनी अच्छी, वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के कारण है। क्योंकि जब चौधरी चरण सिंह का बचपना था तो उनके पिताश्री भी एक सेठ के कर्जबंद हो गए थे और वो अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले गए थे। तो चौधरी साहब इन सब बातों से वाकिफ थे और उन्होंने किसान पर बहुत ध्यान दिया, क्योंकि वे ऋषि दयानंद के अनुयायी थे, आर्य समाजी थे। आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलकर ही उन्होंने राजनीति की। इसीलिए वे सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे और गद्दी को भी लात मार दिया करते थे। हमारे एफपीओ में लगभग 600 किसान जुड़ चुके हैं। हमारा गन्ना क्षेत्र है और गन्ने में भी हमारे किसानों ने फूल सब्जी यानी कि मल्टीपर्पज़ जो फसलें हैं उनको उगाना शुरू कर दिया है, जो प्रति माह या प्रति सप्ताह आमदनी ले रहे हैं। खालिश ये नहीं है कि वो गन्ने पर निर्भर है। अब जागरूकता आ गई। हमारे बच्चे भी मल्टीनेशनल जो सहभागी फसलितें हैं उनको भी ले रहे हैं और एफपीओ द्वारा निःशुल्क बीज वितरण किया जा रहा है, जिससे उनको बीच बीच में भी आय मिलती रहे। जैसे गेंदे की है, प्याज की है, टमाटर, बैंगन, लहसुन सभी हम बीज किसानों को उत्थान के लिए फ्री दे रहे हैं उद्यान विभाग की तरफ से। और कोई किसान अगर कोई इस तरह की कोई बड़ी प्लांट लेना चाहता है 20 बीघे, 10 बीघे, 2 हेक्टेयर, उसको भी हम बीज पूरा निःशुल्क दे रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर रहे हैं, चाहे दूध का हो चाहे किसी भी तरह का है। और जो एफपीओ द्वारा फर्टिलाइजर है वो भी ओरिजिनल और कम दामों पर दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही गौरव की बात थी कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने उनके समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई नए परिवर्तन किए। तो आज उनके इस
जन्मतिथि पर हम लोग यही सोच करके एकत्रित हुए थे कि उनके द्वारा मार्गदर्शन दिए हुए चीज़ों पर ध्यान रखें और किसानों की हालात को सुधार कर सकें। वर्तमान में सरकार भी किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए तत्पर है और उनके लिए हर प्रयास कर रही है। तो हम लोग पूसा संस्थान के तकनीक से इनको अवगत कराना चाहते थे कि किस तरह से जो नए आयाम आए हैं खेती के को कैसे बाजारीकरण में परिवर्तित करें। तो उसके लिए जो तकनीकी हैं, जैसे सब्जी आधारित जो फसल विविधीकरण है उसका सहारा ले सकते हैं। उसी तरह से मधुमक्खी पालन करके लोग रोजगार का अवसर बना सकते हैं और बाज़ार में अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। मशरूम की खेती कर सकते हैं, फूलों से आधारित अपने व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय किसान दिवस सिर्फ चौधरी चरण सिंह को याद करने का ही अवसर नहीं था, बल्कि इसमें किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। आयोजकों को उम्मीद है कि यहाँ से किसान जो कुछ सीख कर गए हैं उसे अपने क्षेत्र में अपनाने का काम करेंगे। चौधरी चरण सिंह एक सोच थी कि हमारे किसान को सारा ध्यान न केवल फसल उत्पादन पर देना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ जो फसल उत्पादित होती है उसका कैसे प्रसंस्करण हो, किस प्रकार से उसकी मार्केटिंग हो, किस प्रकार से उसका विपणन हो, उन सब पे भी किसान को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमारे किसानों को सोचना है कि हम अपनी खेती को कैसे सस्ता करें, और सस्ता करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो सामूहिक तौर पे मिल के बीज का क्रय करें, दवाइयों का क्रय करें और साथ साथ में खाद का प्रबंध करें और अपने खेत के अंदर नई से नई तकनीक अपनाएं। उसके साथ साथ में किसान चौधरी साहब का सोचना था कि जब हम कृषि करेंगे तो उससे अच्छा उत्पादन अगर लेना है तो हमें यंत्रों का उपयोग करना पड़ेगा, और सही प्रकार के अगर यंत्रों का उपयोग करेंगे तो हमारी लागत भी कम होगी, उत्पादन अधिक होगा और उत्पाद की गुणवत्ता भी अच्छी होगी, तो हम उसको निर्यात कर पाएंगे और देश को विकास में काफ़ी सहभागी बन पाएंगे। इसके साथ साथ में चौधरी साहब का ये सोच था कि हमारे किसानों को शिक्षित भी होना है और नई ज्ञान के लिए उनको कभी भी पूरे प्रयास करने चाहिए। और आज की जो भारत सरकार है वो ये सभी प्रयास कर रही है। उसने सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हुए हैं जिससे किसान को नई से नई तकनीक मिले। किसानों को दूसरे काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनको समय समय पे ट्रेनिंग दी जाती है और वो किस प्रकार से अपने कृषि में विविधीकरण करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, वो भी सब प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर रही है। इसका मकसद घर घर जाकर जन कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने किसानों से इस योजना का हिस्सा बनने का आह्वान किया। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों से संबंधित जन कल्याण से संबंधित जितनी योजनाएं हैं उनकी जानकारी किसानों के दरवाजे पर जा कर के हम दें, और इसके लिए बहुत व्यापक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने संस्थान देश में हैं 113 संस्थान, उनके वैज्ञानिक भी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में वहां पर जाकर किसानों को उनसे जो उपयोगी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मेरा अनुरोध इस मंच के माध्यम से रहेगा कि आपके क्षेत्र से होकर के जब यात्रा गुजरती है तो आप उस यात्रा का हिस्सा जरूर बने। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने बात की राष्ट्रीय किसान दिवस से जुड़े हुए कार्यक्रम के बारे में। जाना आपने कि कैसे किसान भी नई तकनीक से जुड़ना चाहता है और सरकार के साथ मिलकर नई योजनाओं का लाभ लेते हुए देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID नोट कर लें, ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि विशेष आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव और आपका फीडबैक हमें कार्यक्रम की गुणवत्ता को बेहतर करने में मदद करता है। कृषि विशेष के एक नए अंक में नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।